डिसअपियर हो रहा है। और यहाँ पे मेटाफेज 1 दिखाया गया आपको डायग्राम में। मेटाफेज 1 में दो पोल बन जाते हैं, एक पोल यहाँ है और एक पोल यहाँ है, ये दोनों पोल बन जाते हैं। इसके बाद स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो जाता है और दोनों क्रोमोसोम, जो मैं पिछली बार बताया था आपको, दोनों क्रोमोसोम, एक मेल और एक फीमेल, दोनों आकर इक्वेटोरियल प्लेट पर सज जाते हैं। और इक्वेटोरियल प्लेट पर सजते हैं तो स्पिंडल फाइबर इस तरह से अरेंज होता है कि इसका एक जो एंड है वह पोल से और दूसरा एंड सेंट्रोमियर पॉइंट से जुड़ा रहता है। और यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है, देखिए कि एक्सचेंज हो रहा है जेनेटिक मटेरियल का। इस तरह से एक मेल और एक फीमेल, दोनों क्रोमोसोम अब अलग अलग होने की स्थिति में यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग होने की स्थिति में आ गए हैं। यह अरेंजमेंट जो होता है वह कहलाता है मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 है जो इक्वेटोरियल प्लेट पर आकर सज जाते हैं क्रोमोसोम में, और कुछ नहीं होता है। इक्वेटोरियल प्लेट पर आकर सजने के बाद अब ये दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग होने की स्थिति में है, क्योंकि एक बात ध्यान देना है कि सेंट्रोमियर पॉइंट से जुड़े हुए हैं। हमने माइटोसिस में क्या पढ़ा था? माइटोसिस में ये पढ़ा था कि सेंट्रोमियर पॉइंट जो है वह दो भागों में टूट जाता है, और टूटने के बाद एक सेगमेंट उधर चला जाता है और एक सेगमेंट इधर चला जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। यही कारण है कि क्रोमोसोम 23 उधर और 23 इधर चले जाते हैं। यहाँ पर सेंट्रोमियर पॉइंट से जुड़े हैं और जुड़ने के बाद जिस पॉइंट पर एक क्रोमोसोम एक दूसरे से जुड़े हैं वही अलग हो जाता है, जबकि सेंट्रोमियर नहीं टूटता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। माइटोसिस में सेंट्रोमियर पॉइंट दो भागों में टूट जाता है, जबकि मियोसिस में यह सेंट्रोमियर पॉइंट से दो भागों में नहीं टूटता है। यह मेटाफेज है। इस फेज में स्पष्ट रूप से क्रोमोसोम दिखाई देने लगते हैं। पूछता है एग्जामिनेशन में कि किस फेज में वह दिखाई देता है, तो वह आपको मेटाफेज में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। चलिए एनाफेज 1 देखते हैं। देखिए यहाँ पर एनाफेज 1 दिखाया गया है और यह एनाफेज 1 में दोनों जो क्रोमोसोम है अब एक दूसरे से अलग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह अलग क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इसके स्पिंडल फाइबर में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और कॉन्ट्रैक्शन होने से ये दोनों के दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एनाफेज 1। और एनाफेज 1 के साथ यहाँ पर दोनों जो क्रोमोसोम है वे अपने अपने एंड पर पहुंच चुके रहते हैं और इस प्रकार से दो डॉटर हैप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। तो यह आपको फेज 1 का प्रोसेस हुआ। फेज 1 में दो हैप्लॉइड डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है। अब इसमें दोनों में ठीक वही क्रिया अप्लाई जाएगी जो कि माइटोसिस में अप्लाई किया था। तो फेज 1 के बाद 2 शुरू होने के पहले थोड़ी देर के लिए या तो इंटरफेज आ जाए या फिर यह डायरेक्ट जो है दोनों न्यूक्लियस वह फेज 2 में प्रवेश कर जाए। यह निर्भर करता है इनके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज पर निर्भर करता है कि ये कितना एक्टिव है या कितना एक्टिव नहीं है। इसी पर इनका रेस्टिंग फेज में आना या न आना निर्भर करता है। चलिए फेज 2 जस्ट लाइक माइटोसिस, तो यह क्रिया फिर दोहराई जाएगी। कैसे दोहराई जाएगी एक बार हम लोग इस पर भी विचार करते हैं।
व्हाइट बोर्ड पे सर बैकग्राउंड से व्हाइट ये किससे जैसे इसमें वो चमक ये वाइट हो जाएगा, इधर तो ये बनाना पड़ेगा, स्केचिंग करना पड़ेगा, ये दिक्कत है। देखिए प्रोफेज 2 अब शुरू हो रहा है। प्रोफेज 2 में और दोनों न्यूक्लियस बन चुके हैं जो कि फेज 1 में थे। अब इनका प्रत्येक क्रोमोजोम देखिए यहां पर फिर से दो भागों में बट रहे हैं। ये दोनों क्रोमोजोम दो भागों में बट रहे हैं, जस्ट लाइक माइटोसिस। इसका क्रोमेटिन में बदलना, सिकुड़कर क्रोमोसोम में बदलना। क्रोमेटिक सेल्स में नहीं दिखेगा, वो ऊपर वाला लिखा ना क्रोमेटिक है, वो इसमें नहीं दिखता। ये आपको एक क्रोमेटिड कहलाते हैं, एक क्रोमेटिड कहलाते हैं और एक सेंट्रोमियर है। तो इनके क्रोमेटिड्स, ये भी क्रोमेटिड्स है। ये भी क्रोमेटिड्स है। तो ये दोनों एक क्रोमेटिड्स है, जस्ट लाइक माइटोसिस की क्रिया इसमें होती है। ये डिवाइड हुए और अलग अलग, फिर देखिए इसके अंत में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रहा है, दोनों के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होते हैं। यह प्रोफेज 2 है। और इसके बाद आपको पता है कि जो ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होते हैं वैसे ही आपको स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो जाता है। और स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन होने से यह मेटाफेज 2 है। देखिए ये मेटाफेज 2 है। मेटाफेज 2 में दोनों ही क्रोमोजोम इक्वेटोरियल प्लेट पर आकर सट गए हैं और दोनों अलग अलग, इनका पोल अलग है, इनका पोल अलग है। दोनों का अलग अलग अपना अपना पोल है और दोनों आकर इस पर अरेंज हो गए। अरेंज होने के बाद ये दोनों अलग होंगे तो वह एनाफेज 2 कहलाएगा। एनाफेज 2
एनाफेज 2 में क्या होता है कि दोनों प्रकार के क्रोमोसोम अपने अपने सेंट्रोमियर पॉइंट से टूट जाते हैं और टूट करके या अपने अपने पोल की ओर जाने लगते हैं, पोल की ओर जाने लगते हैं। देखिए यह आपका एनाफेज 2 हुआ, एनाफेज 2 है, और अंत में यह आपको दोनों क्रोमोसोम अपने अपने पोल पर पहुंच जाते हैं, और पहुंचने के बाद इनके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाते हैं, इनके चारों तरफ भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाते हैं। इस तरह से 4 हैप्लॉइड सेल्स, 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाता है, और इसके बाद इसमें साइटोकाइनेसिस होता है, और साइटोकाइनेसिस होने के बाद 4 जो है वह आपको 4 हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। यह आपका 4 हैप्लॉइड सेल्स साइटोकाइनेसिस होता है और 4 हैप्लॉइड सेल्स के रूप में फॉर्म होता है। यही आपका म्योसिस में मेनली न्यूक्लियर डिवीजन का एक थीम है, और थीम के बाद यह साइटोकाइनेसिस से 4 भाग में बढ़ जाता है। आप जानते होंगे कि साइटोकाइनेसिस में सिंपल एनिमल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अंदर की ओर धंस जाता है, या फिर से सेल प्लेट का निर्माण होता है प्लांट सेल में। इसके बाद 4 सेल बन जाते हैं, और चारों सेल फिर गैमेट में फॉर्म करते हैं। यही आपको म्योसिस की पूरी मैकेनिज्म। तो सारी चीजें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होंगी, और जो कुछ भी समझ में नहीं आया होगा वो आप लोग कमेंट्स करके हमको भेजिएगा, ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। आज म्योसिस की अंतिम क्लास है, इसको और भी अच्छे ढंग से आप लोग समझ करके और ऑब्जेक्टिव बना लीजिएगा। ठीक है, आज यहीं पर। ओके, गुड नाइट।